गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, यानी वह क्षेत्र या वह एरिया जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बंधी हुई है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एरिया या गुरुत्वीय क्षेत्र। और गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु की वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल जी से दर्शाते हैं। और कैपिटल जी का मतलब क्या बताया था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू पृथ्वी पर कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू एक तो केंद्र पर पूछी जाती है, पृथ्वी के सेंटर पर पूछी जाती है, और जी की वैल्यू केंद्र पर कितनी होती है? 0 होती है। एक जी की वैल्यू ध्रुवों पर पूछी जाती है, पोल पर। ध्रुवों पर याद रखना सर्वाधिक मैक्सिमम होती है। और जी की वैल्यू इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा पर यदि पूछे जाए तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। ऐसा क्यों होता है? जी की वैल्यू सभी जगह अलग अलग क्यों होती है? इसका कारण है पृथ्वी की शेप एंड साइज और रोटेशनल मोशन। पृथ्वी की आकार आकृति और घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। जब पृथ्वी घूमती है, जैसे ये मानो ये ग्लोब है, ये पृथ्वी घूम रही है, तो जब कोई ये जब घूमती है तो इसका सबसे कम प्रभाव कहां पड़ता है? नहीं, पोल पे पड़ेगा ना। हाँ, यही बात मैं बुलवाना चाह रहा हूं। सबसे कम प्रभाव कहां पड़ेगा? पोल पर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ेगा? इक्वेटर लाइन साइड में पड़ेगा। जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, या पर हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर साइड की तरफ भूमध्य रेखा पर इक्वेटर लाइन पर क्या होगा? इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। और जहां प्रभाव जितना ज्यादा पड़ेगा वहां पर अपकेंद्रीय बल का मान उतना ही कम हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर कम हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो फिर वहां पर जी की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। इसीलिए इक्वेटर लाइन पर सबसे कम होती है। और ध्रुवों पर इसका प्रभाव सबसे कम पड़ता है। ध्रुवों पर तो न के बराबर पड़ता, कम पड़ता है। कम पड़ेगा तो यहां पर अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है? न के बराबर नगण्य होता है। इसलिए यहां पर जी की वैल्यू क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे या तेज घूमे, धीमे घूमे, तो कहां पर सबसे कम प्रभाव दिखाई देगा? जी की वैल्यू में सबसे कम इफेक्ट कहां पड़ेगा? ध्रुवों पर ही पड़ेगा, क्योंकि ध्रुवों पर वैसे भी घूर्णन गति का प्रभाव न के बराबर पड़ता है। मेनली कहां पड़ता है? इक्वेटर लाइन पर पड़ता है, साइडों में पड़ता है। तो जी की इसका मेन कारण क्या है? सबका इस डिफरेंशिएशन का, विषमता का कारण है पृथ्वी की आकार आकृति तथा घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है। तो ये कहलाती है जी की वैल्यू, ये आपको याद रखती है। एक इसमें एक प्रश्न आता है, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? जब किसी वस्तु को यदि अपन ऊपर की ओर फेंकें तो नॉर्मली वो नीचे आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पूरा एरिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन वह कम से कम वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा यदि हम किसी वस्तु को फेंकें और वो पृथ्वी पर वापस नहीं लौटे, अर्थात इस ग्रेविटेशनल रीजन को पार कर जाए, तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर बटा सेकंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर बटा सेकंड। और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है लगभग 1.38 या
कई जगह मतलब ये तो एग्जैक्ट होता है, बाकी 2.9 के आसपास होता है, 2.4 या 2.9 के आसपास किलोमीटर बटा सेकंड होता है। नॉर्मली होता है 1.38 किलोमीटर बटा सेकंड होता है। वैसे यही पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर बटा सेकंड होता है। एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या होता है, जब कोई सैटेलाइट है इसकी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहा जाता है। इसको डिनोट करते हैं बीओ, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसमें एक प्रश्न आता है कि कक्षीय वेग और पलायन वेग में क्या संबंध होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस के वेलोसिटी में क्या संबंध होता है कि यदि किसी भी उपग्रह, किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 से गुना कर दिया जाए तो वो याद रखना, वो पिंड या वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, वहां से पलायन कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। तो बी बराबर हम लिख सकते हैं BO इंटू √2। यानी यदि इसकी जो स्पीड है उसको √2 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इतनी स्पीड हो जाएगी, वो पिंड वहां से गमन कर जाएगा। यानी BE बराबर BO इंटू √2। ये कक्षीय वेग और पलायन वेग के दोनों के मध्य में रिलेशन होता है। एक 5 स्थितियों पर कई बार लिफ्ट में से प्रश्न आता है कि यदि लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार में क्या परिवर्तन होता है। जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो व्यक्ति को अपने भार में क्या परिवर्तन प्रतीत होता है। जब लिफ्ट का त्वरण ए बराबर 0 हो यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो तो व्यक्ति को अपने भार में क्या परिवर्तन होता है। जब लिफ्ट की यदि नीचे आते समय लिफ्ट की दूरी टूट जाए तो व्यक्ति को अपने भार में क्या परिवर्तन प्रतीत होता है। और एक प्रश्न आता है कि जब यदि लिफ्ट का एक्सीलरेशन पृथ्वी के एक्सीलरेशन से ज्यादा हो जाए, ऐसा होता नहीं है लेकिन हो जाए तो क्या होगा। एक भार और द्रव्यमान, इनका मतलब क्या होता है, एक तो होता है भार जिसको कहते हैं वेट, और एक होता है द्रव्यमान। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, भार और द्रव्यमान, वेट और मास में क्या डिफरेंस है। वेट तो चेंज होता रहता है, हाँ, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कहीं चले जाइए मास कभी चेंज नहीं होता है। चंद्रमा पर जो जी का वैल्यू है वो पृथ्वी की जी का 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6 होती है। जैसे माना कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, एक की याद रखना, भार का मात्रक कभी किलोग्राम नहीं होता है। वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। वेट एक प्रकार का फोर्स है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगर यहाँ किसी का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1/6 यानी वहां पर 10 न्यूटन। लेकिन यदि दे रखा है कि यहां पर चंद्रमा का, यहां पर व्यक्ति का वजन है 60 किलोग्राम, द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, उतना ही रहेगा। यानी द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, केवल भार बदलता है। वर्ड देखना है, वर्ड भार है या द्रव्यमान है, मास है या वेट है। मास है तो नो चेंज, चाहे कहीं ले जाओ, ध्रुव पे ले जाओ, भूमध्य रेखा पे ले जाओ, केंद्र पे ले जाओ, कहीं ले जाओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, केवल क्या बदलता है, वेट या भार बदलता है। तो सबसे पहले तो भार एक प्रकार का बल है जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। याद रखना, भार की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन। जबकि द्रव्यमान का मात्रक होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। ये भार जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। भाई बल कैसी राशि, सदिश राशि है, तो भार भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जबकि द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें दिशा डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है। भार परिवर्तित होता रहता है, चेंजेबल है, ये परिवर्तित होता रहता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, याद रखना, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। तो ये इसके मेन अंतर हैं। इसका यूनिट याद रखनी है, उसकी यूनिट है, ये सदिश है वो अदिश है, ये परिवर्तित होता है और द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। तो जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो व्यक्ति को अपना भार वैल्यू घटता हुआ, और जब ए बराबर 0 हो यानी कोई भी चेंज नहीं हो तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। चौथा पॉइंट आता है कि यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरती है, अर्थात उसको अपना भार 0 प्रतीत होता है। इसको भारहीनता की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति कहते हैं। जैसे
कोई चोर है, अपने सिर पर संदूक रख लिया, आप कभी छत से कूदना मत कूदना आप तो, ठीक है। छत से यदि कोई चोर कूदता है नीचे और यदि सिर पे वो संदूक लेकर के कूदता है, तो याद रखना उसको संदूक का वजन महसूस नहीं होता। संदूक का भार उसको महसूस नहीं होता। भाई अपने ऊपर चाहे 10 किलो वजन रखा हुआ है, 50 किलो रखा हुआ है, अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे हैं तो फिर हमें उस वस्तु का भार महसूस नहीं होता। इसी को हम कहते हैं भारहीनता की स्थिति। क्या कहते हैं? भारहीनता की स्थिति, यानी उसको बक्से का बिल्कुल ही वजन नहीं लगेगा। अब बक्से का वजन तो नहीं लगेगा, लेकिन बेचारा मर जाएगा, नीचे मर भी सकता है। लेकिन उनको प्रैक्टिस होती है, चोर वगैरह ऐसे ही करते हैं, कूद जाते हैं, सामान को रखकर कंधे पे नीचे कूद जाते हैं वो। तो नीचे लिखो, ये गुरुत्वीय त्वरण हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या वेट में? हाँ, वेट एक प्रकार का फोर्स है। वो अपन गलत बोलते हैं, भार वजन नहीं बोलते उसको। भार अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। उसके लिए द्रव्यमान शब्द का यूज करना चाहिए, मास का प्रयोग करना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण में लिखना, वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु, वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करती है, गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करती है, उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। नीचे लिखो, गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु के वेग में, गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं। स्मॉल जी से दर्शाते हैं। इसकी वैल्यू पृथ्वी पर 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू सेंटर पृथ्वी के केंद्र पर 0, ध्रुवों पर सर्वाधिक, तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है। मैक्सिमम और मिनिमम का आता है ना। हाँ, कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फर्क तो पड़ता है कहीं ना कहीं। भाई पोल और इक्वेटर लाइन कोई बहुत ज्यादा पास में थोड़ी है। पृथ्वी की रेडियस तो 6400 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। नीचे लिखो, इस जी के आकार में भिन्नता का कारण, जी के आकार में, सॉरी जी की मान में, जी की वैल्यू में विभिन्नता का कारण पृथ्वी की आकार आकृति तथा घूर्णन गति है। पृथ्वी की आकार आकृति तथा घूर्णन गति है। पृथ्वी की आकार आकृति तथा घूर्णन गति है। नीचे लिखो, घूर्णन गति का सर्वाधिक प्रभाव
पृथ्वी की घूर्णन गति का सर्वाधिक प्रभाव भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन, सर्वाधिक भूमध्य रेखा का घूर्णन गति का सर्वाधिक प्रभाव भूमध्य रेखा पर तथा सबसे कम प्रभाव ध्रुवों पर पड़ता है। ध्रुवों पर पड़ता है। इसलिए को ध्रुवों पर अपकेंद्रीय बल का मान अधिक, भूमध्य रेखा पर या भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल का मान, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल का मान अधिक होने के कारण यहां जी का मान सबसे कम होता है। बी की वैल्यू सबसे कम होती है। अगला पॉइंट देखो, चंद्रमा पर जी की वैल्यू पृथ्वी की, चंद्रमा पर जी की वैल्यू, स्मॉल जी लिखना हर जगह, चंद्रमा पर जी की वैल्यू, पृथ्वी की जी की वैल्यू क्या 1/6 होता है। वन बाई सिक्स होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु का भार, अर्थात यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार, तो चंद्रमा पर उसका भार 60 इंटू 1/6 बराबर 10 न्यूटन होगा। 60 इंटू 1/6 बराबर 10 न्यूटन होगा। नीचे लिखो अगला पॉइंट, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम ही होगा। 50 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। क्योंकि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। नीचे लिखो, भार तथा द्रव्यमान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, भार तथा द्रव्यमान में अंतर। भार की तरफ लिखना पहला पॉइंट, भार एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, जिसका मात्रक न्यूटन होता है।
उधर लिखो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट लिखो भार एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। नीचे लिखो भार परिवर्तित होता रहता है। भार परिवर्तित होता रहता है, जबकि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। निकोल कीजिए पलायन वेग। नोटिफिकेशन आने वाला है आपका, नोटिफिकेशन आने वाला है आपका, 1-2 दिन में आ जाएगा शायद। अप्रैल में एग्जाम बता रहे हैं। हाँ। हम्म, कोई नहीं, आपका तो 1 दिन का होता है, ऐसे नहीं आता। ऐसे वो सोच समझ के डेट देंगे। हाँ, डेट जरूर आएगी नोटिफिकेशन के साथ, ये पक्का याद रखना। अप्रैल मई के बोला, अप्रैल के लिए बोला है वैसे तो। अप्रैल में एग्जाम हो सकता है, बाकी डेट जरूर देंगे। और अप्रैल मई से ज्यादा ऊपर डेट भी नहीं देंगे, इतनी डेट देंगे। हाँ, वैसे ये बोला कि मतलब कौशल, हालांकि ये अगले सेशन में तो इस सेशन में नहीं होंगे, क्योंकि सेशन तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है वैसे। तो ये बोला है बोलने को तो कि अप्रैल में ज्वाइनिंग दे देंगे, बाकी अप्रैल में तो नहीं देंगे, लेकिन ये है कि अप्रैल में एग्जाम हो जाता है तो जुलाई में दे सकते हैं। हाँ। तो जो, हाँ, तो जुलाई में दे देंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। भाई वो तो देना चाहे तो दे सकते हैं, वो तो उनके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। बाकी अप्रैल में एग्जाम हो सकता है, तो तैयारी उसी स्पीड से करो। स्पीड अब 120 की होनी चाहिए कम से कम। हाँ, मतलब 120 की तो चाहिए ही चाहिए, तब जाके कुछ होगा। कोर्स करो जल्दी। कि पॉलिटी नहीं आएगी आपके? अच्छा, सब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, आप पढ़ाई करो डेली। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कल्चर के और ज्योग्राफी के। ये अच्छा, जो कल्चर, हाँ, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये पार्ट अच्छा होना चाहिए। वो इको और ज्योग्राफी लगभग रिलेट सी है। जब लिखो पलायन बेग में लिखना एस्केप वेलोसिटी। देखो वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, करवा देंगे, जिसके द्वारा यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए और यदि वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती है,
और यदि वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती है हाँ, सभी जगह चंद्रमा पे भी होगी, सूर्य पे भी होगी। जैसे सूर्य पे लगभग 42.1 होता है। सन पर एस्के वेलोसिटी की वैल्यू लगभग किसकी? अच्छा, मार्स। मैं मास सुन रहा था, मैंने कि मास क्या चीज है। लगभग बराबर है, कईयों की अंतर जैसे सन पर 42.1 है। हाँ, और फिर वैसे तो सन पे कौन जाके फेंकेगा। नीचे लिखो तो वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए और वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटे तो उस वेग को न्यूनतम वेग कहते हैं। वहीं चले, मार्स पर ही। जिसकी वैल्यू पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर बटा सेकंड होती है। जिसकी वैल्यू पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर बटा सेकंड होती है। इसको चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लिख लेना, 2.38, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। ये 1.38 नहीं है, 2.38 किलोमीटर बटा सेकंड। अगर देखो कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। देखो जब कोई उपग्रह किसी कक्षा में, जब कोई उपग्रह सैटेलाइट किसी कक्षा में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है तो उस वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। तो उस वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। यदि उस उपग्रह की, यदि उस उपग्रह की स्पीड को, वेलोसिटी को √2 से गुना कर दिया जाए, √2 से गुना कर दिया जाए तो वह उपग्रह कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। वह उपग्रह कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। नीचे देखो, लिफ्ट के, लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन, लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन, ये संबंध लिख लेना, रिलेशन लिख लेना, पलायन वेग और कक्षीय वेग में रिलेशन, बीई इक्वल टू बी ओ इंटू √2। लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन, फर्स्ट पॉइंट लिखना, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार, तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।
बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा लिखो, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होती है। तो व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होती है। फिजिक्स में कितनी चीजें बाकी रह गई, पहले पूरा कर लो जब बताऊंगा। तीसरा पॉइंट लिखो, यदि लिफ्ट का त्वरण ए बराबर 0 हो, यदि लिफ्ट का त्वरण ए बराबर 0 हो तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन, तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। चौथा पॉइंट लिखो, यदि लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठ करके छत की ओर जाने लगेगा, यानी उसका सिर कहां टकरा जाएगा, छत से टकरा जाएगा। यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठकर छत की ओर जाने लगेगा, यानी उसका सिर छत से टकरा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पांचवा लास्ट, यदि लिफ्ट के नीचे आते समय, यदि लिफ्ट के नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरता है। तो व्यक्ति मुक्त, फ्री ऑब्जेक्ट, मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरता है। जिसे भारहीनता की स्थिति कहते हैं, वेटलेस। जिसे भारहीनता की स्थिति कहते हैं, भारहीनता, वेटलेस। अब लिखना, अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय यानी बॉल से सेंटर की तरफ और सेंटर से बाहर की तरफ अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय का मतलब होता है वस्तु द्वारा केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। जैसे किसी गाड़ी को मोड़ पर मोड़ने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल। हालांकि मिलता किससे है, पहिए और सड़क के जो बीच में फ्रिक्शन जो पैदा होता है उससे प्राप्त होता है। कई बार जब गाड़ी टायर भी चिकने हो, बिल्कुल घिसे हुए हो,
प्लेन सड़क हो, कल बताया था मैंने, तो गाड़ी मुड़ने के बजाय वहां पर स्लिप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा बल नहीं मिल पाता है उसको? अभिकेंद्रीय। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसमें कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय। अर्थ सन के चारों ओर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, सब में कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय। और अभिकेंद्रीय बल के विपरीत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। ये एक प्रकार का आभासी बल है, ये फॉल्स फोर्स कहते हैं इसको, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से लगता नहीं है, वास्तविक रियल नहीं होता है। जैसे आप झूले पर झूल रहे हैं, अपन झूले पर झूलते समय यदि व्यक्ति खड़ा हो जाए और रस्सी को हाथों से छोड़ दे तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा व्यक्ति। क्यों गिर जाता है? कोई बल धक्का थोड़ी मारता है उसको, फिर भी गिर जाता है। कौन से बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। गाड़ी में अपन गाड़ी को जब मोड़ते हैं, जैसे गाड़ी अपन चला रहे हैं, अपन अचानक से सड़क में थोड़ा सा घुमाव आ गया, अपन गाड़ी को जिस तरफ मोड़ते हैं ड्राइवर को धक्का अपोजिट साइड में लगता है। इसे देखा होगा, मैं कई बार जीप में सवारी ड्राइवर बहुत सारी बैठा लेता है, एक दो तो बाहर लटकी रहती है, एक दो इधर लटकी रहती है। तब जैसे मोड़ आता है तो क्या होता है? जैसे इधर का मोड़ है, इधर का मोड़ है तो ड्राइवर को झटका इधर की तरफ लगता है। वो कौन से बल कारण लगता है? अपकेंद्र। ये आभासी बल है, स्पष्ट नहीं होता है, लगेगा नहीं, वो वास्तविक महसूस होगा केवल ये, मतलब वास्तविकता में ये आपको दिखेगा नहीं है कि लग रहा है। जबकि ड्राइवर को अपन गाड़ियों मोड़ते तो अपन कहाँ झटका खाते हैं? इधर की ओर, जब सवारी उधर की बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बैठा के रखते हैं, 4 की सीट पर 8 बैठा लेते हैं। तो ये अपकेंद्रीय बल वहां पे काम करता है। इसके अलावा दूध से क्रीम निकालने की मशीन, सेंट्रीफ्यूज होता है। लेबोरेटरी में आपने देखा होगा, फिर आपका तो काम मुश्किल पड़ा होगा, 11 12 में साइंस होगी तो वहां पड़ा होगा। बाकी बायोटेक बराम सेंट्रीफ्यूज होता है, जैसे फ्रिज जैसा एक बॉक्स होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। तो अभी केंद्र, ये दूध से क्रीम निकालने की मशीन, आपने कभी डेयरी पे गए हो आप, तो डेयरी में इस प्रकार से एक सेंट्रीफ्यूज लगा रहता है, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर। जैसे कोई हर कोई आदमी अपना दूध लेके जाता है तो वो सैंपल भर देते हैं, उसमें नाम लिख देते हैं भाई ये आपका दूध है ए बी सी, फिर उसको रोटेट कराते हैं, फिर पता लगता है कि इसमें क्रीम की मात्रा कितनी होती है, उसी आधार पर उसको पैसे मिलते हैं। तो ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल। अपन घरों में जो दही बिलोते हैं, घी निकालते हैं दही से, तो उसमें भी कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय। क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूज होता है ये हल्के और भारी कणों को अलग करता है। आपने देखा होगा जब छाछ को अपन दही को मथते हैं, घी निकलता है, तो घी जो होता है वो साइडों में इकट्ठा हो जाता है, बीच में छाछ बच जाती है, तो हल्के और भारी कण क्या हो जाते हैं? अलग। कपड़े सुखाने की मशीन भी किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। कपड़े सुखाने में क्या होता है, जो जैसे कोई ये कपड़ा है, गीला है, इसके अंदर पानी की बूंदें भरी हुई हैं, ये क्या करता है? हल्के भारी कणों को अलग करता है। जब उसमें ड्रॉयर के अंदर कपड़ा घूमता है तो भारी कण किसके होंगे? पानी के होंगे। तो पानी के कण धीरे धीरे, जैसे यहां से ये धीरे धीरे से बाहर की तरफ परिधि की ओर आते जाते हैं ये। अब पानी कण जब यहां आ गया, धीरे धीरे यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, और पानी बाहर निकला और कपड़ा सूख जाएगा। यानी कपड़े सुखाने की मशीन भी किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कपड़े सुखाने की मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, दही बिलोने की मशीन, ये सभी किस पर काम करते हैं? अपकेंद्रीय। झूले वाला उदाहरण अपकेंद्रीय। सर्कस में आपने देखा होगा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चालक को कौन से बल के कारण चक्कर लगाता है? दोनों लगते हैं वहां पे, अभिकेंद्रीय तो लगता ही है, साथ में जो बैलेंस बनाए रखता है वो महत्वपूर्ण कौन है वहां पे? अपकेंद्रीय है। इसी कारण वो चक्कर आसानी से लगा पाता है। आसानी कुछ नहीं है, उनकी प्रैक्टिस है। अपन जैसा उसमें भी अपकेंद्रीय बल तो अपने लिए भी लग जाएगा वहां लगने को, तो ये ऐसा नहीं उसके लिए लगे, लेकिन वो प्रैक्टिस होती है। तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय, पहला लिखो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय को वस्तु द्वारा केंद्र की ओर, वस्तु द्वारा केंद्र की ओर कार्यरत बल को, वस्तु द्वारा केंद्र की ओर कार्यरत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे किसी गाड़ी को मोड़ पर मोड़ने के लिए, जैसे किसी गाड़ी को मोड़ पर मोड़ने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है।
दूसरा उदाहरण लिखना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। तीसरा लिखना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, हालांकि यहां पर मेन कौन सा बल लगता है, ग्रेविटेशनल लगेगा मेन, तो बाकी एक सहायक बल कौन सा है, अभिकेंद्रीय। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी इसमें यदि गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन में है ग्रेविटेशनल, तो आंसर ग्रेविटेशनल होगा, वो नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। मैन ग्रेविटेशनल है भाई, ये तो सभी, हाँ काम ही वही है ग्रेविटी का। एक साथ लगते हैं बिल्कुल, बिना सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये एंटी वो ही रिएक्शन एंटी रिएक्शन पे, ये जैसे कार या बाइक चलती है मोट के कुएं में, तो कार के द्वारा तो दीवार पे लगता है, और दीवार वापस जो बल लगाती है तभी तो बैलेंस होगा वो चीज। हाँ तभी वो बता दिया था मैंने, आप तो आए नहीं, 5-6 दिन से आए नहीं रहे हो। ठीक है, ये बाकी कल पढ़ लेंगे।